Hello students, in today class we are going to discuss about topic cell. Okay, तो ये जो क्लास है ये बेसिकली जो रीनीट आपका होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए होने वाली है। ठीक है, तो आइए बिना वक्त को गवाए स्टार्ट करते हैं सेल से। ओके, सेल क्या है? देखो, सेल के बारे में जो फेमस डेफिनेशन है ना, वो ये है कि जो सेल है, सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल का मतलब ये है यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब होता है इकाई। मतलब एक तरह से एक रुपया जुड़ जुड़ के बहुत सारे पैसे बनाता है ना, बहुत बड़ी अमाउंट बना सकता है। ऐसे ही एक सेल मिलकर एक पूरी स्ट्रक्चर बनाती है। तो स्ट्रक्चर किसकी बनाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, फंक्शनल क्यों बोलते हैं इसको, सेल को? क्योंकि जो सेल के फंक्शंस होते हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, बॉडी के जो हमारे फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? वो बेसिकली सेल के अंदर होते हैं। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें, सेल क्या कह रहा है? सेल जो है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। देखो, होता क्या है, अगर हम बात करें ना कि ये जो सेल है इससे छोटा भी कुछ होता है क्या? अगर हम सेल कट कर दें तो क्या वो लिविंग स्टेट में रह सकता है? नहीं। अगर छोटे यूनिट की बात करें ना तो वो सेल है जो लिविंग स्टेट में रहती है। और एक सेल सिंगल भी रह सकती है। मतलब कि अगर हम सेल नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करें ना, तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, एक सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। समझ में आया? मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। और किस स्टेट में रहते हैं? लिविंग स्टेट में रहते हैं। और अपनी जो लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। अगर सेल से कुछ छोटा होगा, एनीथिंग कंप्लीट लेस ऑफ द सेल, तो सेल स्ट्रक्चर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कि अगर सेल से कुछ छोटा होगा ना, सेल की बात करें, हाफ सेल नहीं, फिर वो हम लिविंग बीइंग में काउंट नहीं करेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, तो हेंस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ओके, चलो। उसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर की थी? जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है। अगर हम बात करें ना डेड सेल को, फर्स्ट डेड सेल किसने डिस्कवर की? तो वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, वो थे रॉबर्ट हुक। अगर हम बात करें कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो वो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने जो कॉर्क का जो पीस था उसमें सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है। और एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे ना, जो पॉन्ड वाटर था उसमें सेल को डिस्कवर किया था। चलो, उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये डिस्कवरी हो पाई ना, वो क्यों हो पाई? क्योंकि माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था। अगर आप सोच के देखो कि माइक्रोस्कोप इन्वेंट ना होता तो क्या सेल डिस्कवर हो पाती? बिल्कुल भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सेल का साइज इतना छोटा होता है ना कि हम अपनी इन वाली आंखों से तो देख ही नहीं सकते हैं उसको। उसको देखने के लिए क्या चाहिए? उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। तो उस वक्त जो रॉबर्ट हुक होंगे, उन्होंने सेल को कैसे देखा होगा? उन्होंने सेल को अपना जो सेल्फ इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप था ना, उसके थ्रू उन्होंने सेल को देखा। उसके बाद एंटोन वॉन लीवेनहॉक आए, उन्होंने फिर थोड़ा इम्प्रूव करा माइक्रोस्कोप और उन्होंने लिविंग सेल को देखा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वैसे वैसे एक डिस्कवरी और हुई, एक इन्वेंशन और हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अब हम सेल के अंदर देख रहे हैं कि सेल के अंदर और क्या क्या होता है। तो हमें क्या मिला? हमें सेल मिला। अब सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस मिल गया। और न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, चलो। मतलब कि ये जो रिवीलिंग हम कर रहे हैं ना, सेल के अंदर क्या पाया जा रहा है, क्या नहीं पाया जा रहा है, तो ये किसकी वजह से हुआ? ये हुआ
हो पाया पॉसिबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या कहती है? देखो, जो सेल थ्योरी है ना, बेसिकली तीन साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व है। अब तीन साइंटिस्ट कौन से इन्वॉल्व है भाई? जो तीन साइंटिस्ट जो है, एक तो है मेथिस शिल्डन, दूसरा है हमारे श्वान, और तीसरा है रुडोल्फ वुर्चो। अच्छा, शिल्डन क्या थे? शिल्डन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट प्लांट्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एग्जामिन किया कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं, और जो डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं प्लांट में, ओके। और सेम टाइम पर, सेम टाइम मतलब 1838 में किया था इन्होंने। और जो श्वान थे, सेकंड साइंटिस्ट जो मैंने आपको बताया, उन्होंने 1839 में क्या किया? उन्होंने उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन की? अब देखो, ये जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट थे तो किस पर स्टडी करेंगे? ये स्टडी करेंगे एनिमल पर। इन्होंने एनिमल के अंदर क्या देखा कि जो different type of animal cell, reportedly cell had different outer layer and today we known as plasma membrane। कि जो एनिमल सेल होती है ना, वो एनिमल्स होते हैं तो सेल से बने होते हैं। दूसरा, उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या देखा? इसके साथ साथ उन्होंने प्लांट टिश्यू को भी स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जो प्लांट है ना, उनका एक यूनिक फीचर है। क्या यूनिक कैरेक्टर है? कि उनके पास सेल वॉल है। मतलब कि सेल वॉल क्या है? एनिमल सेल है, एक सेल है, उसके ऊपर उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर एक और बाउंड्री है जिसको हमने क्या बोल दिया? जिसको हमने सेल वॉल बोल दिया। अब ये जो सेल वॉल है ना बेटा, ये सेल वॉल प्लांट के पास है, एंड किसके पास नहीं है? एनिमल के पास नहीं है, ठीक है। मतलब हम प्लांट सेल की बात करें तो उनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल की बात करें तो उनके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज करी। उसके अकॉर्डिंग क्या बताया कि एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। मतलब कि एनिमल और प्लांट दोनों सेल से बने होते हैं। और इससे पहले जो शिल्डन थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी ये बताया कि जो सारे प्लांट होते हैं ना, वो कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने होते हैं। मतलब कि दोनों ने मिलकर एक जैसी थ्योरी दी। क्या जैसी थ्योरी दी? दोनों ने मिलकर, दोनों ने इंडिपेंडेंटली यही बताया है कि जो प्लांट और एनिमल होते हैं ना, वो सेल से बने होते हैं। अच्छा, प्लांट और एनिमल सेल से बने होते हैं, तो ये सेल आती कहाँ से है? इन्होंने ये नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, सी व्हाट इज रिटन हियर, शिल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। उन्होंने दोनों को मिलाकर, मतलब कि उन दोनों की जो हाइपोथेसिस थी, उन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? उन मिलाकर हमने बनाया सेल थ्योरी। और ये जो थ्योरी है ना, ये तो एक्सप्लेन करती है कि एनिमल और प्लांट की बॉडी सेल से बनी होती है, बट ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि जो न्यू सेल होती है वो कहाँ से आती है। तो अब एक साइंटिस्ट हुए, कौन से साइंटिस्ट हुए बेटा? एक हुए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो कितने में? 1855 में। अभी 1838 और 39 की बात चल रही थी ना, अब कौन आ गए? अब रुडोल्फ विर्चो कब आए? 1855 में आए। उन्होंने आकर ये बताया कि जो सेल है डिवाइड इन न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो सेल आती है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, मतलब कि पहले ये सेल रही होगी। अच्छा, अब नई सेल कैसे आएगी? जब ये सेल डिवाइड होगी, डिवाइड होगी तो दो डॉटर सेल बनाएगी, तो इससे नई सेल आती है। मतलब कि न्यू सेल कहाँ से आएगी? न्यू सेल ओल्ड सेल से ही आएगी। कैसे आएगी? जब वो डिवाइड हो जाएगी। अब इन तीनों साइंटिस्ट की हमने थ्योरी को मिक्स करके एक अपनी एक सेल थ्योरी हमने कंपोज करी, जिसको हम आज सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसमें अब दो पॉइंट हो गए। क्या दो पॉइंट हो गए? एक तो वो पॉइंट इंक्लूड कर दिया जो शिल्डन एंड स्वान ने दिया था। क्या दिया था? कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। किससे बने होते हैं? सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं, ठीक है। एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये जो सेल बने होते हैं ना, ये जो सेल आती है कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। कैसे आएगी? जब सेल डिवाइड करेगी तो ये आ जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल। अच्छा चलो,
अब एक सेल का ओवरव्यू लेते हैं, सेल जो है वो कैसी दिखती है, कैसी होती है। अच्छा, आपने जब 10th क्लास की होगी या 9th क्लास की होगी ना, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूल में। मैंने तो कराया था बच्चों को। क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा कि देखो, ओके, क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा बेटा, आपने ना अनियन पील सेल को देखा होगा। आपने अनियन पील की सेल को देखा होगा। अनियन पील क्या होता है, देखो अनियन को हम कट करेंगे, अनियन के ऊपर एक थिन फिल्म है, उसको हटा के हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। तो अनियन क्या है, प्लांट है। तो हमें कैसी सेल दिखेंगी, हमें प्लांट सेल दिखेंगी। ऐसे ही जो ह्यूमन चिक सेल्स होती है ना, अंदर की साइड से जो हम सेल्स ऑब्जर्व करते हैं, वो कैसी सेल्स होंगी, वो एनिमल सेल्स होंगी। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। अच्छा, इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता चला जब हम प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो हमें एक आउटर बाउंड्री दिखती है। ठीक है। आउटर बाउंड्री के जस्ट नीचे हमें क्या दिखती है, सेल मेम्ब्रेन दिखती है। तो बेसिकली जो आउटर बाउंड्री है, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सेल वॉल की। मतलब अगर हम प्लांट सेल को ऑब्जर्व करें ना अंडर द माइक्रोस्कोप, तो हमें सबसे पहले सेल वॉल दिखेगी, उसके बाद इसके अंदर एक क्या दिखेगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी हमें। ठीक है। किसमें दिखेगी, प्लांट सेल में दिखेगी। लेकिन हम चिक सेल को देखें, यानी कि एनिमल सेल को देखें, तो हमें जो आउटर मेम्ब्रेन दिखेगी ना, वो हमें दिखेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करें इनके अंदर, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है ना, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका क्या मतलब है, देखो ये हमने ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि लेट सपोज ये एक सेल है। ठीक है। और इस सेल के अंदर एक डेंस सी स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है डीएनए। ठीक है। क्या कंटेन करता है, ये डीएनए कंटेन करता है। डीएनए क्या है, डीएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसको कैरी करता है। आप कैसे दिखते हो, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके कान कैसे हैं, आपका बॉडी कलर कैसा है, आपके हेयर कलर कैसा है, समझो। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये सारी की सारी कहाँ होती है, जेनेटिक मटेरियल में होती है। और ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ से आता है, ये जेनेटिक मटेरियल आपके पेरेंट से आ रहा है। ठीक है। अच्छा चलो, अब पेरेंट्स से आ रहा है मतलब ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी मटेरियल बोल देते हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। देखो, सेल जो है एक बाउंड्री हो गई। अगर एनिमल सेल की बात करें तो वो आउटर बाउंड्री मेम्ब्रेन हो गई। अगर प्लांट सेल की बात करें तो आउटर बाउंड्री जो होती है वो सेल वॉल, और उसके इनर में सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा सेल के अंदर और क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। दोनों सेल में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है। अच्छा, cell that have membrane bound nuclei is called eukaryotic cell, whereas the cell that lack of membrane bound nuclei are called prokaryotic cell। देखो इसको थोड़ा समझते हैं। हम्म चलो, क्या कहना चाह रहा है, देखो हम सबसे पहले बात कर रहे थे सेल की। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में ये बाउंड्री हो गई। ठीक है। एक सेल वॉल, अगर ये प्लांट सेल है, और ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर एक जो न्यूक्लियस है ना, ये नहीं होता है। मतलब कि मेम्ब्रेन तो होगी, आउटर बाउंड्री तो होगी सेल में, लेकिन जो न्यूक्लियस होगा ना, ये नहीं होगा। तो मैम इसका जो डीएनए वो कहाँ प्रेजेंट होता है अगर न्यूक्लियस नहीं होगा। तो बेसिकली डीएनए जो होता है ना, वो सेल बिना मेम्ब्रेन के होता है, मतलब कि ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है नहीं होती है। ठीक है। क्या होता है, डीएनए एक तरह से सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो रही है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया प्रोकैरियोटिक सेल।
मतलब सेल कितने टाइप की होगी, दो टाइप की होगी, एक तो यूकैरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, जिनमें न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, चलो। Cell that have membrane-bound nuclei called eukaryotic cell, and where the cell that lack of membrane-bound nuclei are called prokaryotic cell. ठीक है, अच्छा। In both prokaryotic and eukaryotic cell, the semi-fluid matrix is called cytoplasma, occupy volume of the cell. मतलब कि ये जो दोनों सेल्स है ना, इनमें एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने साइटोप्लाज्मा बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, साइटोप्लाज्मा। मतलब दोनों में पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी। अच्छा, जो साइटोप्लाज्मा होता है वो क्या है, दैट इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ये सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिया है। सारी की सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना आपकी बॉडी की, वो कहाँ होती है, वो साइटोप्लाज्मा में होती है। ठीक है, अच्छा। तो यानी कि साइटोप्लाज्मा क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्मा में क्या है, साइटोप्लाज्मा में एक्टिविटी होती है। कौन सी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। चलो, अच्छा। उसके बाद बात करें, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल में, ये सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए यूजफुल होती है। मतलब कि अगर ये एक्टिविटीज नहीं होंगी ना, तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना, सेल डाइजेशन नहीं कर सकता, सेल एक्सक्रीशन नहीं कर सकता। मतलब कि साइटोप्लाज्मा जो है वो एक तरह से ग्राउंड सब्सटेंस प्रोवाइड करा रहा है, जहाँ पर क्या होगी, जहाँ पर अलग अलग तरह की रिएक्शंस होगी। ठीक है, चलो। इसके बाद बात करते हैं, बिसाइड द न्यूक्लियस, beside the nucleus, eukaryotic cell have outer other membrane bound distinct structure called organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles, and prokaryotic cell lack such membrane bound organelles. देखो, समझो यहाँ पे एक बार सही से समझ लो। देखो, यहाँ पर तो हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और यहाँ पर लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अच्छा। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होती है ना, बेसिकली दोनों में क्या होती है, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी। क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, अच्छा। दूसरा, जो यूकैरियोटिक सेल होती है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा, इसमें होता है न्यूक्लियस। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, दोनों में एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्मा। दोनों में होगा। ठीक है, अच्छा। दूसरा, अच्छा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और न्यूक्लियस में होता क्या है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। तो जो इसका डीएनए होता है ना, अब न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो डीएनए इसका साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए साइटोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। अच्छा, दूसरा हम बात करें, जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन ऑर्गेनल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स है, ऐसे ही सेल जो होती है ना, सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना। क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि ईआर होता है, ये इस तरह से। क्या होता है, ईआर। ईआर को क्या बोलते हैं, ईआर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा। और क्या होता है, और इसमें गोल्जी बॉडीज होती है। क्या होती है, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, और क्या होते हैं, और दोनों में ना राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। ये क्या होते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जिनके ऊपर
मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब ये विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होते हैं और दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या होता है, देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल के ऊपर भी सेल वॉल होती है, लेकिन किसी किसी में, जैसे कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो होती है सेल वॉल, एनिमल सेल की बात करें तो सेल वॉल नहीं होती है, ये हम भी डिफरेंस पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, सेल वॉल। अगर ये वाली प्लांट सेल होती तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती, नहीं है तो एनिमल सेल होती तो सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अच्छा और क्या डिफरेंस होता है इनमें, इनमें जो और क्या वैक्यूल्स, क्या होते हैं वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स पे क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ना। अच्छा और क्या होता है, और आपने सुना है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, वो भी प्रेजेंट होता है, वो भी तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, वो भी प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, और प्लांट में अगर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जहाँ किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल, तो ये भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इनमें से कोई भी ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जो अंदर से खाली होती है, हाँ बिल्कुल अंदर से खाली होती है, लेकिन इसमें ये बहुत शानी है, क्यों शानी है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना प्रोकैरियोटिक सेल की, वो अंदर की साइड इस तरह से इनफोल्ड हो जाती है, और इस इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ना बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स। अब ये जो मीजोसोम है ना, इसकी भी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है ना, इसकी भी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, किसमें, सेल में, कैसे, ये वेसिकल्स की फॉर्म में भी होती है सेल के अंदर, ये लैमेले की फॉर्म में भी होती है। ठीक है, और ये किसकी फॉर्म में होती है, और ये होती है आपकी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी होती है, मतलब ट्यूब्यूल्स मतलब वेसिकल्स, इस तरह से वेसिकल्स होते हैं, है ना, लैमिले इस तरह से वेव लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब्यूल्स इस तरह से क्यूब्स होती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। समझ में आया, इतना डिफरेंस क्लियर हुआ। चलो, बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड organelle distinct structure called organelle like endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, mitochondria, माइक्रोबॉडीज एंड विक्यूल्स, मतलब कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें ये सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोई भी ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन मेम्ब्रेन लेस प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइबोसोम हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल found in all found in all cell both eukaryotic and prokaryotic, मतलब कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा और कहाँ पाया जाता है राइबोसोम, और राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम आर नॉट फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्मा बट ऑल्सो विद इन टू ऑर्गेनल, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ऑन रफ ई आर। रफ ई आर ये क्या होता है मैडम, क्या चल रहा है, समझ सा नहीं आ रहा है। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे ना तब इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तुम फिलहाल के लिए इतना समझो कि दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि ईआर है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सब यूकैरियोटिक सेल में होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में खाली डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और इसमें मीजोसोम होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है। चलो इसके बाद बात करें, अच्छा जो एनिमल सेल होती है ना उसमें एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा अच्छा अभी जो सेल के बारे में हमने पढ़ा, जितना भी हमने ओवरव्यू लिया, अब हम साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो
सेल जो है ना, सेल का साइज डिफरेंट होता है। साइज बोले तो मतलब उसका कितना, वो कितनी छोटी दिखती है, ठीक है। तो अगर हम सबसे छोटी सेल की बात करें ना, अगर हम सबसे छोटे सेल की बात करें ना, स्मॉलेस्ट सेल, वो क्या है, वो है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अच्छा, इसका साइज क्या है, इसका साइज है 0.3 म्यू एम माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाहिल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, वो क्या है, वो भी प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, सबसे छोटी सेल है। अच्छा, हमने पढ़ा था ना प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके ऊपर सेल वॉल होती है, पढ़ा था ना ऊपर। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होती है ना, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। इसके ऊपर जो सेल वॉल होती है वो नहीं होती है, ठीक। अच्छा, इसके बाद बात करें, जो लार्जेस्ट सेल होती है ना, लार्जेस्ट सिंगल सेल, वो कौन सी होती है, ऑस्ट्रिच की एग सेल होती है, ठीक है। अच्छा, ओके। अब साइज की हम बात कर रहे थे, हमने माइकोप्लाज्मा का साइज पढ़ा, कितना था माइकोप्लाज्मा, 0.5 म्यूएम, ठीक है। अच्छा, और हमने बैक्टीरिया की बात करी, तो बैक्टीरिया का कितना था बेटा, 3 to 5 म्यूएम था। और हमने ह्यूमन रेड सेल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, तो उनका साइज क्या है, 7 डायमीटर में, ठीक है। अच्छा, नर्व सेल जो होती है ना, वो लॉन्गेस्ट सेल होती है, ठीक है। ओके, नाउ, और क्या शेप हो सकती है सेल की, सेल जो है वो डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कॉल्यूमिनार हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, इवन इरेगुलर भी हो सकती है। तो सेल की जो है ना, ये वेरियस शेप दे रखी है यहाँ पर कि सेल की जो शेप है वो कैसी कैसी होती है। अच्छा, शेल जो है ना, उसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है कि उसका फंक्शन क्या है ना। जैसे नर्व सेल है, नर्व सेल का काम क्या है, कंडक्शन करना, सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाना, तो वो ट्रैवलिंग का काम कर रही है। जितनी वो लंबी होगी उतनी ट्रैवलिंग आसान होगी उसके लिए, उतना जो है सिग्नल वो जल्दी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो लंबी होती है, लॉन्गेस्ट सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल ही होती है, समझ में आया। अब आरबीसी है, आरबीसी की जो शेप होती है ना, वो बाई कॉन्केव होती है, इस तरह से होती है, क्यों होती है, ताकि वो स्क्वीज हो सके। उसको क्या करना है, उसको ब्लड वेसल्स के अंदर से जाना है, और ऑक्सीजन और ये सब जो ऑक्सीजन जो है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर लाना है और ले जाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए ऐसी शेप जो ब्लड वेसल्स के अंदर से जा सके। तो शेप के अकॉर्डिंग इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग इनकी शेप्स होती है, ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद बात करें, अब देखो हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, ओवरव्यू लिया था, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, वो बेसिकली बैक्टीरिया होती है, और क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गीज होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएल, पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या होती है, ये सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, बेसिकली वो स्मॉलर होती है और जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में। दूसरा, इनके शेप और साइज भी बहुत डिफरेंट करता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, वो बेसिकली इनके 4 शेप्स होती हैं, कौन कौन से, एक तो बेसिलस, बेसिलस कैसे, इस तरह से रॉड लाइक शेप होती है, ठीक है। और कॉकस, कॉकस कैसे, इस तरह से, इस तरह से कोकाई लाइक शेप होती है, स्फेरिकल शेप। एक विब्रियो, विब्रियो इस तरह से कॉमा शेप होती है। स्पाइरलम की बात करें, इस तरह से स्पाइरल शेप होती है, ठीक है। अच्छा, जो organization of prokaryotic cell is fundamentally similar and even though prokaryotic exhibit wide variety of shape and functions। जो उनकी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना, वो सबकी सेम होती है। सेम कैसे होती है कि किसी में भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है, प्लस न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, वो साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करें, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेल वॉल होती है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा किसके पास नहीं होती, जो माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है, और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल साइटोप्लाज्मा। देखो, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें,
तो लेट्स सपोज प्रोकैरियोटिक सेल है, अगेन क्या होगी, सेल वॉल होगी, सेल वॉल के नीचे क्या होगी, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। न्यूक्लियस नहीं होता है, प्लस जो सेल है वो किससे फिल है, वो साइटोप्लाज्मा से फिल्ड है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, साइटोप्लाज्मा। और नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन जीनोमिक डीएनए of many bacteria genomic DNA. In addition to genomic DNA, the single chromosome circular DNA, many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic DNA. देखो ये क्या बवाल है, ये बवाल ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, एक तो मेम्ब्रेन सेल, आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, फिर क्या आई, फिर आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या है, फिर आया साइटोप्लाज्मा। दूसरा इसके पास क्या होता है, डीएनए। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। जो ये डीएनए होता है ना, इसको हम बोलते हैं जीनोमिक डीएनए, ठीक है, जो बेसिकली फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करता है किसके, सेल के, ठीक है। इसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में भी कुछ जीन्स होते हैं जो बैक्टीरिया के, जो ये बैक्टीरिया है ना, ऑर्गेनिज्म है, इसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जीनोमिक डीएनए के बाहर वाला डीएनए है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें। अच्छा, ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये क्या यूनिक कैरेक्टर देता है, फिनोटाइपिक कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, कि कुछ जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, उनमें एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस वाले जीन होते हैं। मतलब कि एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस वाले जीन, लेट सपोज कि मुझे बुखार हो जाए और मेरे को जो इन्फेक्शन हुआ है वो किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर ने एक एंटीबायोटिक दे दी। अब क्या होगा, वो एंटीबायोटिक असर ही ना करे। क्यों असर नहीं करेगी वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे, क्योंकि उस बैक्टीरिया के पास ना उस एंटीबायोटिक जो दी है ना, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस उसके पास पहले से ही है। अब वो रेजिस्टेंस आता कहाँ से है, वो रेजिस्टेंस यहाँ से आता है, क्यों, प्लाज्मिड जो होता है ना उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ठीक है। दूसरा, आप जब 12th में आओगे ना तो प्लाज्मिड के और भी यूज जानोगे। ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जाता है किसी फॉरेन डीएनए के, ठीक है। अभी तो यहाँ पर ये एमटीआर कर लो, एमटीआर मतलब मुझे तो रख लो वाला, ठीक है। जब आप 12th में पढ़ोगे ना, 12th में तो पढ़ोगे ही, ऑफकोर्स पढ़ ही लिया होगा, तो उसमें आप कुछ बच्चों को पता भी होगा कि ये जो है जो बायोटेक वाला चैप्टर है उसमें बहुत यूज होता है इसका। चलो, इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक, नो ऑर्गेनल लाइक वन ऑफ यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। हमने बताया, पढ़ा था भी, राइबोसोम पाया जाता है बस। अच्छा, कुछ यूनिक कैरेक्टर्स भी होते हैं, क्या, जैसे कि इंक्लूजन्स, है ना। ये इंक्लूजन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इंक्लूजन्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, जैसे कि मीजोसोम। मीजोसोम में बात करी थी ना, इनफोल्डिंग्स होती हैं। ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं ये बेसिकली क्यों असेंशियल होती है, ये सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है। क्यों एसेंशियल होती है, ये बहुत सारे फंक्शन जैसे सेल डिवीजन है, सेल रेस्पिरेशन है, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, और बात करें सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखो, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, वो बैक्टीरियल सेल होती है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम बात करें, इसके जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके बाहर जो इन्वलप होता है, उसके बाहर की जो आउटर बाउंड्री होती है ना, उसको हम बोल देते हैं सेल इन्वलप, ठीक है। ये जो सेल इन्वलप होता है ना, ये बेसिकली 3 लेयर से कंपोज होता है। 3 लेयर कौन सी होती है, 3 लेयर, आउटर लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है। उसके बाद आती है सेल वॉल। अब तक हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में 3 मेम्ब्रेन होती है। एक ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर में आती है, दूसरा सेल वॉल हो गई, और तीसरी होती है प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो तीनों लेयर होती है ना, ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाती है, सेल एनवेलप बनाती है। ठीक है, हर लेयर का अपना अलग फंक्शन होता है और एक साथ मिलकर ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। ठीक है, अच्छा, बैक्टीरिया को इस जो ये इन्वेलप है ना, इसके बेसिस पर दो ग्रुप में हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं? अच्छा, एक, हम इनको बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कह के दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या बीमारी है? बेसिकली ग्राम स्टेनिंग होती है। अगर बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव शो कर रहा है तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और अगर वो नेगेटिव शो कर रहा है तो उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, उसकी कंपोजिशन जो होती है वो भी अलग अलग होती है। कैसे? अगर वो लूज शेत की फॉर्म में है तो वो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसको बोलते हैं स्लाइमी लेयर। ठीक है, और अगर वो थिक और टफ है ना तो उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात करें सेल वॉल की, जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया में, वो बेसिकली जो बैक्टीरिया होता है उसको बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाती है। क्यों? क्योंकि रिजिड होती है सेल वॉल। कैसी होती है? रिजिड होती है। दूसरा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बैक्टीरिया में, वो कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल की बात करें, सिलेक्टिवली परमेबल की का मतलब है कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही बाहर आने देती है और कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर जाने देगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें, और जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में स्ट्रक्चरली सेम होती है। ठीक है, सिमिलर होती है मतलब। अच्छा, जो मीजोसोम्स होते हैं, मीजोसोम्स हेल्प करते हैं किसमें? एक तो सेल वॉल फॉर्मेशन में, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन जब सेल डिवाइड होती है ना, तो एक सेल से दो सेल बनती है, तो डीएनए भी डिवाइड होता है, तो वो जो डीएनए का डिवीजन है ना, उसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, जो और किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसकी वजह से क्या? एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम अटैच हो सकते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो सकती हैं। सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं ताकि केमिकल रिएक्शंस हो सके। ठीक है, अच्छा, कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि जिनमें जो मीजोसोम्स होते हैं ना, वो क्रोमेटोफोर्स बनाते हैं, जिसमें ये पिगमेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें, बैक्टीरियल सेल या तो मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल जो लोकोमोशन करे, नॉन मोटाइल जो ना करे। जो मोटाइल होती है ना बेसिकली, उसमें क्या होता है, उसमें फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला जो होता है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फिलामेंटस, हुक और बॉडी। जो फिलामेंट होता है ना, वो उसका लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, वो सेल सरफेस से लेके आउटसाइड तक जो होता है ना, वो एक्सटेंड होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या पाया जाता है? इसके अलावा एक पिलाई होते हैं, फिम्ब्रिया होते हैं। ये पिलाई और फिम्ब्रिया लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब सेल के कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। क्या? पिलाई। दो बैक्टीरिया सेल आपस में जुड़ जाती है, किसकी वजह से? पिलाई की वजह से। ठीक है, उसके बाद फिम्ब्रिया, ये क्या किसी भी सरफेस से अटैचमेंट में, या जैसे कि बैक्टीरिया टू रॉक इन स्टीम, उस अटैचमेंट से हेल्प करते हैं, या होस्ट टिश्यू से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है राइबोसोम्स इंक्लूजन बॉडी। और क्या पाया जाता है बैक्टीरिया, और क्या पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखो राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स होता है ना, वो दो सब यूनिट होती है उसकी, एक तो 50s और एक 30s। अब दोनों को कंबाइन कर देना तो एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम 70s बोलते हैं। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। जो 70s राइबोसोम होता है वो भी दो यूनिट में होता है, 50s और 30s राइबोसोम में, है ना। ये जो राइबोसोम होते हैं ना, ये बेसिकली हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, और एक सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे इस तरह से राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स बोल देते हैं। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं? एक ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, जो एमआरएनए है ना उसके ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद इंक्लूजन्स बॉडी, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, मतलब कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, अपने पास कुछ फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखती हैं, किसके फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। ठीक है, एंड इंक्लूजन बॉडी जो होती है ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बेसिकली ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। कौन कौन से? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, है ना। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। अब कौन से बैक्टीरिया होते हैं?
जैसे कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, है ना, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब कि वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, उसमें ये गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या पाया जाता है उनमें, देखो, बैक्टीरिया, एक तो गैस वैक्यूल्स पाए जाएंगे, दूसरा क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना साइनोबैक्टीरिया, ये वही। तो क्रोमेटोफोर्स क्या करेंगे, इसमें पिगमेंट होता है जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। अच्छा, चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।